नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ग्रीस और टर्की में 7 की तीव्रता वाला भयानक भूकंप आया है और वहां से लगातार बर्बादी के वीडियोज सामने आ रहे हैं। वहां सुनामी की चेतावनी भी दी गई है। तमाम इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वहां से आए वीडियोज में तबाही का जो मंजर दिख रहा है, चौंकाने डराने वाला है। इस खबर से जुड़े सभी अपडेट्स हम आपको लगातार आज तक पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा आज हम कट्टरता को लेकर चल रहे कूटनीतिक विश्व युद्ध का विश्लेषण करेंगे। फ्रांस ने इस्लामिक कट्टरवाद और अलगाववाद के खिलाफ जिस तरह आक्रामक होकर कार्रवाई की शुरुआत की है, उसने पूरी दुनिया का सियासी और मजहबी तापमान बढ़ा दिया। इस टकराव में तमाम देश अपना अपना पक्ष चुन रहे हैं। इस्लामिक देशों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को पेरिस का शैतान कहा जा रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ उनके कड़े बयानों की वजह से भारत में भी कई शहरों में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत ने आधिकारिक रूप से फ्रांस का साथ दिया है। वैसे दुनिया इस मुद्दे पर पूरी तरह बंटी हुई है, हिंसक और आक्रामक दिखाई दे रही है। ये संकेत अच्छे नहीं। सवाल यह भी है कि कट्टरपंथ पर अगर प्रहार हो रहा है तो फिर तकरार किस बात की है। इस पूरे मुद्दे को तमाम तस्वीरों, आंकड़ों और एक्सपर्ट्स की मदद से डिकोड करेंगे और ये भी बताएंगे कि कट्टरवाद और इस्लामोफोबिया में फर्क क्या है। इसके बाद कश्मीर को अशांत करने वाले षड्यंत्र का विश्लेषण करेंगे। वहां एक के बाद एक नेताओं की हत्या हो रही है। कल कुलगाम में जिन 3 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई, उसकी जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के संगठन ने ली। ध्यान देने वाली बात यह है कि टीआरएफ कश्मीर में दहशत फैला रहा है। यह संगठन लश्कर के आतंक का नया चेहरा है। इसका नकाब उतरना बहुत जरूरी है। आज गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन और एकता क्रूज सेवा जैसे कुछ महत्वपूर्ण टूरिज्म प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। वहां से आज की सबसे खास तस्वीरें आई हैं। एकता क्रूज सेवा के तहत सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी तक नौका सेवा की सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी कल सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत करने वाले हैं। मोदी सी प्लेन से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया डैम तक का सफर करेंगे। सबसे पहले बात टर्की और ग्रीस बॉर्डर पर शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके जो महसूस किए गए, उसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7 मापी गई है। भूकंप के बाद ग्रीस में सुनामी ने दस्तक दी। भूकंप ने टर्की में भारी तबाही मचाई है। इजमिर में कई जगह इमारतें गिर गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार टर्की में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हैं। टर्की के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दुर्भाग्य से हमारे 4 नागरिकों ने भूकंप में अपनी जान गंवा दी। टर्की के तटीय शहर में इमारतें गिर गई हैं। टर्की मीडिया के अनुसार इजमिर के गवर्नर ने कहा है कि 70 लोगों को बचाया गया है अभी तक। तस्वीरों में ये जो इमारतों का ढहना कैद हुआ है, ये अपने आप में दहशत में डालने वाला है। 7 की तीव्रता बड़ी होती है, खासकर जिस तरह का ये क्षेत्र है, वहां पर तबाही का जो मंजर देखा गया है और उस पर से सुनामी का खतरा। के अंदर की सीसीटीवी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इमारतों के बाहर की जो सीसीटीवी तस्वीरें हैं वो तो धुएं के गुबार में बदलती हुई इमारतों को दिखा ही रही हैं, लेकिन घरों के अंदर की जो तस्वीरें हैं उसमें भी भूकंप का पैमाना साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ रिक्टर स्केल का पैमाना होता है और दूसरी तरफ जमीन पर जो नुकसान होता है, ऊंची ऊंची इमारतें, बहुमंजिला इमारतें किस तरीके से बिल्कुल दरकती हुई धंस गई हैं, जमीन पर आकर गिरी। जो गाड़ियां चल रही हैं वो भी सहमी हुई नजर आ रही, उनकी रफ्तार भी धीमी नजर आ रही है। लेकिन इमारतें जो ऊंची ऊंची गिरी हैं, अभी 4 लोगों की मृत्यु की बात की जा रही है, लेकिन आशंकाएं अभी बहुत ज्यादा हैं। 70 लोगों को निकाला गया है, ये कहा गया है, लेकिन 100 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। अभी भी लोगों को वहां से निकालने का काम जारी है। टर्की और ग्रीस के बॉर्डर पर ये जो भूकंप आया है, उससे जितना नुकसान यहां पर हुआ है, जान का नुकसान हुआ है, माल का नुकसान हुआ है, और लोग जो वहां पर हैं वो अभी भी दहशत में हैं। भूकंप की खौफनाक तस्वीरें घरों के अंदर से भी, इमारतों के बाहर से भी, किस तरीके से ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। जो जहां पर था
उस समय वहां की जो तस्वीरें, सड़कों पर गाड़ियों का हाल, रेडियो स्टूडियोज में किस तरीके से अचानक हड़कंप मचने के बाद लोग बाहर की ओर भागे। दहशत की 3 तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भूकंप आने के बाद समुद्र का जो पानी है वो घुसा है सड़कों पर। समुद्र का पानी घुस आया है, गाड़ियां उसमें बह रही हैं और किस तरीके से इमारतें जमींदोज हो रही थी वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। घरों का सामान निकल निकल कर बह गया है। सड़कों पर जो गाड़ियां खड़ी रह गई वो गाड़ियां बह गई हैं, क्योंकि जैसे ही भूकंप आया वैसे ही आशंका जताई गई कि सुनामी आ सकती है। लेकिन समुद्र का पानी जो घुसा शहरी इलाकों में, वहां पर किस तरीके से घरों के सामान को समेटकर बह निकला, किस तरीके से सड़कों की गाड़ियों को बहा गया। प्रकृति के इस रौद्र रूप की ये तस्वीरें जिसे देखने भर से सिहरन उठती है। हालांकि 6 लोगों की मौत की बात सामने आई है अभी तक, लेकिन 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। अभी भी कहीं कोई लोग फंसे हुए तो नहीं है, ये ढूंढा जा रहा है। राहत कर्मी लगातार काम में लगे हुए हैं। टर्की और ग्रीस का जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर यह भूकंप आया है, लेकिन आसपास के और इलाकों में भी इसका असर देखने को मिला है। इस तेज भूकंप के बाद ग्रीस में जो सुनामी आई उससे भी बर्बादी इस समय दिख रही है। और अब हम इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ फ्रेंच क्रांति का विश्लेषण करेंगे, जिसको भारत ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है, लेकिन खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझने वाले कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आ रही। फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रों की कट्टरवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति ने मुस्लिम देशों के दिलों में जो आग लगाई है वो अब बढ़ती जा रही है। ईरान, इराक, टर्की, पाकिस्तान, सीरिया, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों के बाद अब भारत में भी फ्रांस और वहां के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और इन्हें लेकर राजनीति का खुला प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कट्टरवाद के खिलाफ फ्रांस की लड़ाई को मुस्लिम देशों ने अपनी पर्सनल लड़ाई बना लिया। दुनिया भर के मुसलमानों की तरह भारत के मुसलमानों को भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करे। ये गुस्सा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तस्वीरों पर उतार रहे हैं। मुंबई के भिंडी बाजार और नागपाड़ा इलाके में सड़क पर मैक्रों की तस्वीरें चिपका दी गईं, जिन्हें वाहनों के पहिए रौंदते चले गए। इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे मैक्रों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खासकर महाराष्ट्र में मैक्रों की ये बेइज्जती बीजेपी को खल गई। बीजेपी महाराष्ट्र सरकार से पूछ रही है कि उसके राज में ये क्या हो रहा है। भारत आज फ्रांस के साथ खड़ा है। जो फ्रांस में हो रहा है उस आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के साथ मिलकर लड़ने की प्रतिज्ञा ली है। फिर मुंबई की सड़कों पर फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष का अपमान क्यों? फ्रांस के साथ हमारा करार है। मोदी जी आज आतंकवाद के खिलाफ G20 हो चाहे अन्य जो द्विपक्षीय या मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म हो, वहां किस प्रकार यूनाइटेड नेशन तक को लताड़ दिया मोदी जी ने कि भैया टेररिज्म का जो डेफिनेशन है वो आप बताइए ताकि विश्व आतंकवाद के खिलाफ लड़ सके। यहां पर अब गला रेते जा रहा है, गला काटा जा रहा है और आप यहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं फ्रांस के विरोध में। मैक्रोन के ऊपर पैर रख के चला जा रहा है। क्यों? आपके लिए हिंदुस्तान का संविधान बड़ा है या आपके लिए आपका जो मजहब है वो बड़ा है? महाराष्ट्र सरकार ने बीजेपी के सवाल पर जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इसका असर ये हुआ कि मुंबई पुलिस ने खुद अपने हाथों से मैक्रों को उनका सम्मान लौटाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स मौजूद है और वो ब्रश लेके आए थे और ब्रश और पानी के सहारे यहाँ पर जितनी भी तमाम तस्वीरें जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की लगाई गई थी सड़कों पर, उसे ब्रश ऑफ करने की कोशिश की गई है। फ्रांस और मैक्रों के खिलाफ ऐसे ही प्रदर्शन गुजरात के वडोदरा में भी हुए, जहां मैक्रों की तस्वीरों को कुचलते हुए लोगों ने अपना विरोध जताया।
ऐसे ही प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के देवबंद में भी अलीगढ़ में भी हुए। हर प्रदर्शन में भीड़ अलग थी, लोग अलग थे, लेकिन डिमांड सिर्फ एक थी। देखिए, जिस तरीके से फ्रांस के अंदर हमारे नबी आखिरी समा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है और वहाँ के राष्ट्रपति भी उनके साथ में हैं, उनके समर्थन में हैं, तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। पूरी दुनिया के अंदर जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है और दुरुस्त है। और साथ साथ हम आलम इस्लाम और हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील भी करते हैं कि फ्रांस की जितनी भी मसनूआत हैं, उन तमाम ही मसनूआत का आलम इस्लाम भी और हिंदुस्तान के तमाम ही मुसलमान बायकाट करें और उससे अपना रिश्ता और ताल्लुक़ ख़त्म करें। हमने जो प्रोटेस्ट किया है वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरीके से फ्रांस के अंदर तस्वीर को, जिस तरीके से वहाँ के राष्ट्रपति के कहने पर जिस तरीके से दीवार पर उसको दर्शाया गया है, जिस तरीके से वहाँ की बिल्डिंग्स को पर उसको शो किया गया है, वो बिल्कुल कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। पहले तो हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम फ्रांस की हर एक प्रोडक्ट का बायकॉट करते हैं। देश के कई और शहरों में फ्रांस और मैक्रों के खिलाफ छिटपुट प्रदर्शन की खबरें और तस्वीरें आईं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बात बढ़ गई। ये भोपाल की तस्वीरें हैं, जहां मैक्रों की तस्वीरों को सड़क पर लगाकर बाकायदा जूतों से कुचला गया। फ्रांस और मैक्रों के विरोध में जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी भी हुई। मैक्रो पर पैगंबर मोहम्मद का जानबूझकर अपमान करने का आरोप लगाया गया। भारत सरकार से मांग की गई कि वो फ्रांस से मुस्लिम विरोधी रुख के खिलाफ अपना सख्त विरोध दर्ज करवाएं। देख सकते हैं, ये गुस्सा है भोपाल की सड़कों पे। इन्होंने बकायदा फ्रांस के राष्ट्रपति उनकी तस्वीर को एक तरीके से रंग के अपना गुस्सा जो है वो निकाला है। मुसलमान समाज की मांग है कि जो वहाँ पे हो रहा है फ्रांस में, उसको लेकर के उन्हें राष्ट्रपति को, मैक्रोन को माफी मांगनी चाहिए और इसके साथ ही भारत सरकार से भी मांग की है कि यदि मुनासिब हो तो जो फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं अगर वो भारत में आ रहे हैं तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बदले में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर ही सख्ती कर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत प्रदर्शन का संज्ञान लिया। नाराजगी भरे लहजे में ट्वीट करके प्रदर्शनकारियों को सख्त मैसेज दिया। कहा कि मध्य प्रदेश में शांति को भंग करने वालों से वो पूरे सख्ती से निपटेंगे। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। इसके तुरंत बाद खबर आई कि भोपाल में प्रदर्शन के मुख्य आयोजक कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज कर लिया गया, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के जुर्म में। भोपाल के कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के द्वारा फ्रांस के खिलाफ रैली का आयोजन करना, प्रदर्शन करना, यानी शुद्ध तौर पर आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप आतंकवाद का समर्थन करते हैं? इस प्रकार के प्रदर्शनों में आप साथ में हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। उसूल की बात यह है कि हमने कभी किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं कहा, तो हमारे मजहबी पेशवा के बारे में, हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी करने का किसी को हक हासिल नहीं है। और अगर फ्रांस के राष्ट्रपति ने कार्टून के ऊपर टिप्पणी करी है तो हमने उसका विरोध करा है और शांतिपूर्वक विरोध करा। देखिए, मुकदमा ने दर्ज करा, इसका जवाब मैं अदालत में दूंगा। मुस्लिम कट्टरवाद के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके फ्रांस को भारत ने अपना समर्थन दिया है। भारत के मुसलमान पैगंबर मोहम्मद की शान में फ्रांस की गुस्ताखी की खिलाफत कर रहे हैं। ये बात प्रज्ञा ठाकुर को अच्छी नहीं लग रही, जो भोपाल की सांसद होने के साथ साथ मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी भी हैं। फ्रांस में नहीं, मैं कह रही हूँ विश्व में जहाँ भी इस प्रकार के लोग आतंकवादी गतिविधियाँ फैलाने वाले ये विधर्मी हैं, और भारत में भी, भोपाल में भी इन विधर्मियों की कमी नहीं है। उन लोगों का समर्थन, भाई जो राष्ट्र है अगर वहाँ आतंकवादी गतिविधि होगी तो वहाँ का देश कानून बनाएगा अपने देश की रक्षा के लिए। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पैगंबर मोहम्मद के अपमान का विरोध जताने के लिए प्रदर्शन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसकी एक मर्यादा भी होनी चाहिए और विरोध तो फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद की घटनाओं का भी होना ही चाहिए। भोपाल से रवीश पाल सिंह और मुंबई से सौरभ अख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। फ्रांस के राष्ट्रपति का कहना है कि उन्होंने अपने देश में इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ जंग छेड़ी है, लेकिन मुस्लिम देशों के नेताओं का कहना है कि फ्रांस इस्लामोफोबिया फैला रहा है। तो अब ये भी समझ लीजिए कि इस्लामोफोबिया क्या होता है और ये इस्लामिक कट्टरवाद से कितना अलग है। इस्लामोफोबिया दो शब्दों से मिलकर बना है, इस्लाम और फोबिया, जिसका हिंदी में अर्थ होता है इस्लाम का भय।
जबकि इस्लामिक कट्टरवाद दो अलग अलग शब्द हैं। कट्टरवाद का मतलब होता है कड़ा रुख अपनाने वाला। फ्रांस की लड़ाई इसी कट्टरवाद के खिलाफ है। इस्लामिक कट्टरवादी सोच से पीड़ित फ्रांस में पिछले 15 दिनों में 2 आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं और इसी कट्टरवाद के खिलाफ फ्रांस ने अब कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। यही वजह है कि इस्लामिक कट्टरवाद के समर्थक मुस्लिम देशों के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। अब उन्होंने इसे अपनी पर्सनल लड़ाई बना लिया है। जिस देश में पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर दिखाने पर एक टीचर का गला काट दिया गया हो, जिस देश में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में चाकू लेकर लोगों की हत्या कर दी गई हो, जाहिर है उस देश की सरकार इस्लामिक कट्टरवाद को कंट्रोल करने का। फ्रांस में केवल एक समुदाय है, राष्ट्रीय समुदाय। मैं अपने सभी नागरिकों से, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, चाहे वो माने या ना माने, मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस कठिन समय में एकजुट रहना है और देश को बंटने नहीं देना है। इस्लाम के खलीफा समझने वाले मुस्लिम देशों के दिमाग गरमाए हुए हैं। आ रहा कि उन्हें परेशानी पैगंबर मोहम्मद की तस्वीरें दिखाए जाने से है या इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ फ्रांस की दीवार से, जिसे मैक्रो अब बहुत मजबूती से बना रहे हैं। İslam'la derdi nedir ya? इस मैक्रो को इस्लाम और मुस्लिमों से परेशानी क्या है? मैक्रो को मानसिक इलाज की जरूरत है। एक देश के राष्ट्रपति को इससे ज्यादा क्या कहें? जंग किया तो टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को इसमें अपने लिए अवसर दिखाई दिया। जबान का इस्तेमाल कटार की तरह किया, लेकिन मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री और मुस्लिम नेता महातिर मोहम्मद ने तो फ्रांस के खिलाफ जिहाद ही छेड़ दिया। 95 वर्षीय महातिर की राय में मुस्लिमों को गुस्सा होने और इतिहास में किए गए नरसंहारों के लिए फ्रांस के लाखों लोगों की हत्या करने का हक है। महातिर के इस ट्वीट के खिलाफ जैसे ही फ्रांस ने ट्विटर को आगाह किया, वैसे ही महातिर के पसीने छूट गए। उन्होंने भड़काऊ ट्वीट डिलीट कर दिए। लेकिन मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री के ट्वीट ने मलेशिया में ही छिपे बैठे जाकिर नाइक को नई ऊर्जा दे दी। जाकिर नाइक ने एक भड़काऊ पोस्ट में लिखा कि फ्रांस को दर्दनाक सजा मिलेगी। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती। महातिर मोहम्मद और जाकिर नाइक जैसे लोगों को ये बताना चाहिए कि क्या फ्रांस को अपने नागरिकों को गले काटने वाली कट्टरवादी सोच पर कार्रवाई करने का हक नहीं है। ये हमला साफ तौर पर फ्रांस पर किया गया है। उसी समय जेद्दा में फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ, उसी समय फ्रांस में गिरफ्तारियां हुई। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि देश फ्रांस और बाकी जगहों की कैथोलिक आबादी के साथ है। De manière totalement apaisée. अब भले ही मुस्लिम देशों के ठेकेदारों को नापसंद हो, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ फुल एंड फाइनल जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। फ्रांस में मुस्लिम देशों के विरोध और आतंकी घटनाओं के बाद इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया है। एंटी टेरर स्क्वाड में शामिल सैनिकों की संख्या 3000 से बढ़ाकर 7000 कर दी गई है। खासतौर पर स्कूलों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर मुस्तैदी बढ़ाई गई है। Deuxièmement, à assumer. आज सुबह हमने फ्रांस में सभी जगह सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। हमने एंटी टेरर स्क्वाड में शामिल सैनिकों की संख्या 3000 से बढ़ाकर 7000 करने का फैसला किया है। सभी पूजा स्थलों, खासकर चर्चों की सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई है। Du pèlerinage du Hajj. राष्ट्रपति मैक्रो ने मुस्लिम देशों को क्लियर मैसेज दे दिया है कि इस्लामिक कट्टरवाद के आगे फ्रांस अपने घुटने नहीं टेकेगा, बल्कि उसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा और जीतेगा। और इस लड़ाई में वो किसी के भी दबाव में नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब यहाँ एक बात और समझने वाली है, वो ये कि क्या फ्रांस वाकई इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहा है? क्योंकि मुस्लिम देश भले ही फ्रांस का विरोध कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस की सरकार को लगता है कि वो अपने संविधान की हिफाजत कर रही है। वो संविधान जिसकी बुनियाद 1789 की क्रांति में पड़ी थी, जिसके 3 आधार स्तंभ हैं, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। अपने संविधान के इसी मूलभूत सिद्धांत पर चलते हुए फ्रांस ने इस्लामिक अलगाववाद के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए थे, जिसे मुस्लिम देश इस्लामोफोबिया मान रहे हैं। पश्चिमी यूरोप में सबसे ज्यादा मुस्लिम फ्रांस में रहते हैं। फ्रांस में करीब 60 लाख मुस्लिम हैं, जो कुल आबादी का करीब 9% है। फ्रांस में फिलहाल 2600 से ज्यादा मस्जिदें हैं, जिनमें से 70% मस्जिदों का निर्माण पिछले 15 सालों में हुआ। फ्रांस के मुसलमानों का वहां के सेक्युलरिज्म से हमेशा टकराव रहा। ये टकराव फ्रांस में बढ़ते इस्लामिक कट्टरवाद से भी जुड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस में पिछले 5 साल में इस्लामिक उग्रवाद या जिहादी गुटों से प्रभावित लोगों के हमलों में 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। धर्मनिरपेक्ष देश
फ्रांस इस्लामिक अलगाववाद को कंट्रोल में रखने के लिए समय समय पर ऐसे कदम उठाता रहा है जो इस्लामिक देशों को चुभे हैं। 2004 में फ्रांस ने स्कूलों में बुर्का पहनने पर रोक लगा दी थी। ऐसा करने वाला फ्रांस शायद दुनिया का पहला देश था। फ्रांस में शिक्षक या मेयर्स जैसे सरकारी कर्मचारी ऐसा कोई प्रतीक अपने पास नहीं रख सकते जिससे उनकी धार्मिक पहचान मालूम चल सके। फ्रांस आतंकवाद से युद्ध स्तर पर अपना बचाव कर रहा है, निशाना मुस्लिम देश बन रहे हैं, इसीलिए विरोध कर रहे हैं और बॉयकॉट फ्रांस की मुहिम चला रहे हैं। लेकिन फिलहाल लगता नहीं कि फ्रांस के राष्ट्रपति मुस्लिम देशों के दबाव में आएंगे। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। कश्मीर में कल 3 बीजेपी नेताओं की हत्या से वहां हड़कंप मचा हुआ है। ये सिर्फ एक और आतंकी हमला भर नहीं था, बल्कि इस साल बीजेपी नेताओं पर हमलों के कई मामलों से आतंकियों की रणनीति का पैटर्न उभर रहा है। क्या ये लोकतंत्र को डराने की साजिश है? क्या यह कश्मीर में हो रहे बदलावों को नाकाम करने की छटपटाहट है? कल के हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के स्थानीय आतंकी संगठन ने ली, लेकिन सुरक्षा बल इसे लश्कर का डमी संगठन मानते हैं। कल के हमले में टीआरएफ और लश्कर से जुड़े आतंकियों तक जांच के सूत्र। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंक के शिकार बने 3 बीजेपी कार्यकर्ता सुपुर्दे खाक कर दिए गए। आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई में उन्हें शिकार बनना पड़ा। गुरुवार देर शाम कुलगाम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य रहे फिदा हुसैन इट्टू, उमर राशिद बेग और उमर हनन एक साथ कार में जा रहे थे, तभी उन्हें गोली मारी गई। अल्ताफ यहाँ का एक लोकल है। कल शाम में 8 बजे उसका अल्टो कार 3 मिलिटेंट आया था, उसने स्नैच करके और इस गाड़ी में यहाँ तक आया है। उससे पहले यहाँ पर हमारे जो फिदा हुसैन साहब थे, उनके 2 कलीग थे, 3 हम गाड़ी में बैठे हुए थे। उस पर नज़दीक आके अंधाधुंध फायरिंग किया और उनको जख्मी काफ़ी हो गए। हॉस्पिटल लेके रास्ते में उनका डेथ हो गया। और फिर उसी गाड़ी में 3 मिलिटेंट बैठ के अच्छे एरिया में निकल गए, जहाँ से आज गाड़ी को सीज किया गया है। तीनों बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर में लश्कर तैयबा के पिछलग्गू माने जाने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली। इधर पुलिस ने अनंतनाग के अछबल इलाके में एक कार को बरामद किया है। इसी कार से आतंकी आए और हमला कर फरार हुए। पुलिस की जांच में टीआरएफ और लश्कर से जुड़े आतंकवादियों का संबंध हमले से जुड़ता दिख रहा है। इसमें एलईटी का नाम आ रहा है और इसमें एक लोकल मिलिटेंट डोरू का है, निसार खांडे है, एक खुरबनी का अब्बास शेख है जो पहले एचएम में था, बाद में एलईटी में आजकल है, जो टीआरएफ भी क्लेम करते हैं अपने आप को। ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। हो सकता है इसके साथ एक एफटी भी हो और हम लोग इसमें लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई 30 साल से चल रही है, लेकिन आर्टिकल 370 के खात्मे और आतंकवादियों की तेजी से सफाई के बीच राजनीतिक कार्यकर्ताओं, खासकर बीजेपी से जुड़े नेताओं को निशाना बनाया जाना आतंक की एक नई रणनीति का हिस्सा बनता दिख रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में अगर देखें, खासतौर से कश्मीर में पिछले कई महीनों से लगातार बीजेपी कार्यकर्ता आतंकियों के निशाने पर हैं और कल बीती रात जो हमला हुआ है उसने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को और जो है कहीं न कहीं चौकस भी कर दिया है और बीजेपी नेताओं में एक डर का माहौल भी पैदा कर दिया है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने साफ कहा है कि जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, खासतौर से बीजेपी वर्कर, वो सुरक्षित इलाकों से बाहर न निकले। जहाँ भी जरूरत है सुरक्षा जो है मुहैया इन नेताओं को, वर्करों को कराएंगे। 8 जुलाई को बीजेपी नेता वसीम बारी के अलावा उनके भाई और पिता की हत्या कर दी गई थी। 4 अगस्त को कुलगाम के आखरन नौपुरा में बीजेपी के नेता और सरपंच आरिफ अहमद पर जानलेवा हमला हुआ। 6 अक्टूबर को गांदरबल में भी बीजेपी उपाध्यक्ष गुलाम कादिर राठौर को मार दिया गया था। इन हमलों के बीच स्थानीय बीजेपी नेताओं में डर भी है और गुस्सा भी। खासकर कुलगाम में हुई हत्याओं के बीच स्थानीय पुलिस के खिलाफ नाराजगी सामने आई है। यह सिर्फ आतंकवादी घटना नहीं है। कश्मीर के वे राजनीतिक ताकत जो कल चीन से मदद लेकर ऐसा काम करने की बात कर रहे थे, जो तिरंगा झंडा नहीं उठाने की बात कर रहे थे, उनका स्पष्ट संबंध उन बाह्य ताकतों से है और वे उन बाह्य ताकतों की मदद से कश्मीर के वातावरण को, परिस्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है।
हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी नेता अपने कश्मीरी नेताओं पर खतरे को कश्मीर की राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। ये सच है कि कश्मीर राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इसे पाकिस्तान से पाला पोसा गया आतंकवाद बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां 5 अगस्त 2019 के पहले कश्मीर के तथाकथित मेन स्ट्रीम नेताओं को नजरबंद करना पड़ा था, तो वहीं हिंदुस्तान की बात करने वाले 1619 लोगों को अलग अलग होटलों में सुरक्षा घेरे में रखना पड़ा था। कुलगाम में मारे गए बीजेपी नेता फिदा हुसैन भी पहलगाम के होटल में रह रहे थे और हाल में खुद सुरक्षा घेरे से बाहर आए थे। मैं नहीं डरता, न मेरे पास सिक्योरिटी है, न मेरे पास क्वार्टर है। चाहिए आपको? चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? जब मुझे आगे काम करना है, अपने लोगों के लिए काम करने के लिए निकला हूं तो चाहिए। देखिए, सबसे कह दिया, किसी ने दी नहीं। ये चीज है, जब आप हमें सेफ गार्ड नहीं कर सकते तो आप डेवलपमेंट क्या करेंगे? किसी सोच के लिए किसी को मारा जाता है, ये तो गलत बात है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि वो एक आइडिया की बात करता है, एक सोच है, और उसके बाद तो डर है। 1 साल से मैं कंटिन्यूअसली अपने डिप्टी कमिश्नर बारामूला को गिड़गिड़ा रहा हूँ। मेरे जूते कट गए कि सर आई नीड अ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, लेकिन ही इज टेलिंग मी तो मैं 4,000 सरपंच का क्या करूँ। कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रियाओं को शुरू करने के लिए देश के अन्य हिस्सों की तरह ही वहां भी सामान्य परिस्थिति और नियम कायदे बनाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार लगातार कोशिशें कर रहा है। लेकिन आतंक की दिक्कत वही, कश्मीर को सामान्य देखना पाकिस्तान के एजेंडे को ध्वस्त करता है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ शुजाउल हक, आज तक। कल के कुलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले टीआरएफ का जन्म कथित तौर पर आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद हुआ। साफ है कि कश्मीर की राजनीतिक स्थिरता वहां पर बन रही है, वो आतंकियों को बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसे में लश्कर का नकाब ओढ़े इस टीआरएफ की कुंडली खंगालनी भी जरूरी है। कुछ जानकार कहते हैं कि टीआरएफ नाम की कोई संस्था नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम है, सिर्फ एक फ्रंट है जो लश्कर ने अपने लिए क्रिएट की है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, टीआरएफ का खतरा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। कश्मीर में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या की जिम्मेदारी जिस आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है, उसका नाम कुछ ही महीनों पहले सुर्खियों में आया। इस आतंकी संगठन ने अप्रैल-मई में अपने पर्चे दक्षिण कश्मीर में चस्पा करने शुरू किए थे। 5 मई तक टीआरएफ ने 13 हमलों का दावा किया, जिसमें 10 गंभीर हमले शामिल थे। वैसे टीआरएफ का नाम सबसे पहले अक्टूबर 2019 में सुना गया। श्रीनगर के हरि सिंह इलाके में 12 अक्टूबर 2019 को सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला हुआ था, जिसमें 7 नागरिक भी घायल हुए थे। 12 अक्टूबर 2019 को सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला करने के अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को बड़गाम में एक कम तीव्रता के ब्लास्ट की जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ली। अक्टूबर 2019 से 10 मार्च 2020 के बीच टीआरएफ ने 10 हमलों की बात स्वीकार की, लेकिन ये सारे हमले ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। टीआरएफ का पहला बड़ा हमला 5 अप्रैल को कुपवाड़ा में हुआ। टीआरएफ के आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के 5 एलीट पैरा 4 पैराट्रूपर्स की जान गई। हालांकि टीआरएफ ने बयान में दावा किया कि 18 भारतीय पैराट्रूपर्स की जान गई है और 6 अन्य गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं। 18 अप्रैल को टीआरएफ ने उत्तरी बड़गाम के सोपोर में फिर हमला किया। आतंकवादियों ने फिरन में छिपाई बंदूक से हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए, 3 जख्मी हुए। टीआरएफ खुद को स्वतंत्र बताता है, लेकिन सुरक्षा बलों को उसके लश्कर-ए-तैयबा लिंक की जानकारी मिल गई है। वही हैं जो पहले थे, चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, जेईएम हो, अल बदर हो, उसी को रीपैकेज किया है। टीआरएफ खुद को लश्कर, हिजबुल जैसे संगठनों से भले स्वतंत्र बताए, लेकिन कुछ महीनों पहले हिजबुल के ऑपरेशनल कमांडर रियाज नायकू के एक ऑडियो संदेश में टीआरएफ का जिक्र हुआ था। आज तक ब्यूरो। आज गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी ने आरोग्य वन और एकता क्रूज सेवा जैसे कुछ महत्वपूर्ण टूरिज्म प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। वहां से आज की सबसे खास तस्वीरें आई हैं। एकता क्रूज सेवा के तहत सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी तक नौका सेवा की सुविधा मिलेगी। वहां प्रधानमंत्री मोदी ने आज चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन भी किया। ये पार्क न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देता है। इसके अलावा एकता
मॉल का उद्घाटन किया गया है, जहां टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट का हुनर दिखेगा। केवड़िया में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां अपनी जंगल सफारी की तस्वीरें भी साझा की। पीएम मोदी कल सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत करने वाले हैं। मोदी सी प्लेन से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से पहुंचेंगे वो केवड़िया से। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।